नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम सॉल्व करेंगे नवंबर 2017 का नेट परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र एवं तृतीय प्रश्न पत्र। इसके अंतर्गत कुल 125 प्रश्न हम यहाँ सॉल्व करेंगे। 50 प्रश्न इस सेकंड पेपर में है और 75 थर्ड पेपर में। कोशिश करेंगे कि इस एक वीडियो में हम जल्दी से जल्दी 125 प्रश्नों को सॉल्व कर लें। इससे पूर्व में हमने 50 से लेकर 70 प्रश्न तक एक प्रश्न पत्र में सॉल्व किए हैं, लेकिन अब परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। तो इस स्थिति में हमें वीडियो की लंबाई पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें प्रश्नों की क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। अपनी बेहतरीन तैयारी को और अधिक कैसे और अच्छा कर सकें ताकि हम परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें, न केवल नेट बल्कि जीआरएफ भी प्राप्त कर सकें। और यदि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप देख रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा को। और इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? तो गुजराती भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसके लिए हमें कौन सी भाषा का विकास कौन से भाषा परिवार से हुआ है, ये एक टेबल के जैसे सारणी है, उसको जो पूरा चेक करना पड़ेगा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1883 है शिव सिंह सरोज ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष। और शिव सिंह सेंगर इसके रचयिता हैं। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख जो ग्रंथ है वह है आदिकाल की भूमिका। तो उसी ग्रंथ में इन्होंने लिखा है, इनका मतलब शोध का विषय रहा है आदिकालीन साहित्य, नाथ साहित्य, कबीर, इस पे इन्होंने काफ़ी शोध कार्य किया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की भूमिका इनका 1940 में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिससे ये लाइनें ली गई हैं। राहुल संस्कृतायन का ग्रंथ है हिंदी काव्य धारा 1944 में लिखा है। और विश्वनाथ प्रसाद सिंह का है इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। ये तीनों ही इतिहास से संबंधित उन्होंने रिसर्च किया, लेकिन मुनि जैन विजय का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इनके विषय में चर्चा नहीं करेंगे। देखते हैं हमारा चौथे नंबर का प्रश्न। जो भी आप लोग ये वीडियो देखना शुरू किया है, प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो से। यदि आप परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत पुराना पेपर नहीं है। और इसी के माध्यम से आप आगामी परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके द्वारा आप विश्लेषण कर सकते हैं और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं आगामी परीक्षा के पैटर्न की, या किस प्रकार की परीक्षा होने वाली है। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, इसीलिए यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो यह हुआ है विद्यापति द्वारा रचित कीर्तिलता में। कीर्तिपताका और कीर्तिलता दोनों की दोनों अबहट्ट भाषा में, अर्थात पुरानी अपभ्रंश में लिखी हुई काव्य कृतियाँ हैं विद्यापति जी की। जबकि मैथिली की भाषा क्या है? पदावली की भाषा है मैथिली। सगुनई अगुनई नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? तो शिव पार्वती संवाद है, रामचरितमानस सिलेबस में लगा हुआ है, तो उसमें शिव पार्वती संवाद के अंतर्गत यह कथन कहा गया है शिव जी ने पार्वती जी को। एक और संवाद है, उसमें काकभूषणी और गरुड़ का, और एक है भरद्वाज ऋषि का भी है एक संवाद। कुल मिला के 3-4 संवाद है, 3 संवाद प्रमुख हैं, तो उसी के माध्यम से पूरी रामचरितमानस की कथा कही गई है। आगे देखते हैं बल्लभाचार्य की। तो ये प्रश्न गलत है, बल्लभाचार्य की जगह आएगा सूरदास। तो सूरदास की मृत्यु के बाद किसने कहा था, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना है, लेना हो सो लेव। तो ये सूरदास की मृत्यु पर विठलनाथ ने कहा था। सूरदास अष्टछाप धारा के प्रमुख कवि थे और पुष्टि मार्ग की स्थापना करी थी बल्लभाचार्य जी ने। ठीक है, बल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे, लेकिन इसके सबसे जो श्रेष्ठ कवि थे पुष्टि मार्ग
का जिन्होंने सर्वाधिक अनुसरण किया वो सूरदास थे। इसीलिए जब सूरदास की मृत्यु हुई तो विट्ठल दास ने कहा कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको जो कुछ लेना हो वो ले लो। आगे देखते हैं। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का विचार है। जैसे कि हम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इस पे शोध किया है, और शुक्ल जी ने यह कहा कि बाद में जो कबीर, जैसे कि आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत जो हम नाथ साहित्य में जो प्रवृत्तियां मिलती हैं, हठयोग, कुंडलिनी जागरण, ये सारी प्रवृत्तियां भक्ति काल में जाके कहाँ कबीर में अर्थात संत कवियों में देखने को मिलती हैं। उसी प्रकार आदिकाल में जो विद्यापति ने जो पद लिखे थे उनको देखा है उन्होंने भक्ति काल में, किसके अंतर्गत? सूरदास की रचनाओं में उन्होंने आदिकालीन विद्यापति की रचनाओं के जो विशेषता हैं वो देखने को मिलती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि विद्यापति का अनुकरण किया है सूरदास ने। और नाथपंथियों का, गोरखनाथ का अनुकरण किस में देखने को मिलता है? कबीर में। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक प्रवृत्तियां धीरे धीरे विकसित होती हुई हैं, पूर्ववर्तियों से ही प्रेरणा ग्रहण करके आगे के कवि लिखते हैं। क्लियर हो गया आपको? अच्छे से व्याख्या से समझ में आ गया होगा। इतनी व्याख्या मैं इसलिए कर रही हूँ कि पेपर में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जहाँ रटंत विद्या से काम नहीं चलेगा, तथ्यों से काम नहीं चलेगा, विषय की जानकारी होनी चाहिए और उसका भावार्थ भी हमें समझ में आना चाहिए। आगे देखते हैं 8वें नंबर का प्रश्न। हैरत पाल की गयंद ग्रह ग्राम चारू, आखर लगाए लेत लाखन के सामाह। तो यह कथन है पद्माकर जी का। ठीक है, आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ यदि आपने पढ़ रखा है तो उसके जो किस कवि ने क्या कहा है, उसमें जो उदाहरण है उनमें से काफ़ी पूछा जाता है। तो पद्माकर की पंक्तियां हैं यह, और पद्माकर की एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, नैन नचाए कही मुस्काए ललक फिरइयो खेलन होरी। तो वो अधिकतर पूछी जाती हैं, ये पहली बार 2017 में पूछी गई हैं, तो आप इनको भी ध्यान दीजिएगा कि ये भी पद्माकर की हैं। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके रख लीजिएगा कि नैन नचाए वाली जिसने लिखी है उसी ने ये हैरत पाल की लिखी है। आगे देखते हैं। प्रश्न पहले पढ़ते हैं, पद बाद में देखेंगे। इस सवैया में विरहणी नायिका की किस मनहा स्थिति का चित्रण किया गया है? तो ये जो पूरा पद है ये घनानंद के सवैया है। अब पद देख लेते हैं। प्रश्न हमने पहले पढ़ लिया कि हमें क्या ढूंढना है। देखिए पूरा पद पहले पढ़ लें और हमें ये नहीं पता कि इसमें देखना क्या है तो गलत है। मेरा तरीका यही है कि सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए कि हमें इस चीज़ 4 लाइनें ऊपर जो पढ़ने में, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है अब और समय का काफ़ी अभाव होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से पहले प्रश्न को समझिए कि इस सवैया में विरहणी नायिका की किस मनहे स्थिति का चित्रण किया गया है। अब पद पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सावन आवन हेरी सखी, मन भावन आवन चोप विसेखी, छाए कहूँ घन आनंद जान, संहार की ठौर ले भूलन लेखी, बूंदे लगे सब अंग दगे, उल्टी गति आपने पापनी देखी, पौन सो जागति आग सुनी है, फिर पानी ते लागत आंखन देखी। तो देखिए लास्ट की पंक्तियों में ही अर्थ आ जाता पूरी। ये देखिए ऊपर हमें भी पता चल गया कि सावन का मौसम है। अब जो बूंदे हैं, बूंदों से जब सावन की बूंदें, यानी बहुत तेज ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी में जब सावन की बूंदें पड़ती हैं तो सबको शीतलता प्रदान करती हैं। लेकिन विरहणी नायिका कह रही है कि अंग दगे उल्टी गति। विरहणी नायिका का तो देखना अंग दगे उल्टी, तो अंग दहक रहे हैं, यानी गर्म चीज़ से ही तो दागते हैं ना किसी चीज़ को, तो उसको कैसे, जैसे कि वो बूंदें होता है ना, जैसे किसी गर्म चीज़ को लेके कहीं टच हो जाती है ना, किसी को, अब क्या समझाऊँ आपको, है ना। एक वो अलाउद्दीन खिलजी वाला देखा होगा कि वो घोड़ों को दागने की प्रथा थी अलाउद्दीन खिलजी के, तो वो गर्म रॉड लेके चिपका देते हैं, तो वो उस समय जो जलन होती है उसी कहते हैं अंग दगें उल्टी गति। लेकिन ये विरहणी नायिका के लिए सावन की बूंदें शीतलता प्रदान करने वाली नहीं हो रही, बल्कि उसके अंगों को ऐसा, जैसे ही बूंद स्पर्श करती है, गिरती है, तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने कुछ आग सी, मतलब जलन होती है, उसको दागने की सी तड़प होती है, उसको उल्टी गति आपने पाप नहीं देखी। तो ये उल्टी गति देखी है हमने विरह की स्थिति में। पौन सो जागत आग सुनी, पौन यानी पवन का ये तद्भव रूप है पौन। तो पवन सो जागती, हमने ये सुना था कि जब पवन चलती है तो आग भड़कती है। पे पानी ते लागत आँखन देखी, लेकिन अब तो पानी से लगती है आग, पानी से भी लगती है, ये हमने आँखों से देखा है। इतना विरह की स्थिति में
मतलब इतनी विरह की स्थिति उसके आसपास व्याप्त है, उसके तन मन में इतनी विरह की स्थिति व्याप्त है कि उसको शीतलता की जगह आग उगलती दिख रही है, सावन की बूंदें। तो कैसी माना स्थिति है इसमें? पुलक का भाव तो है नहीं कि वो कोई खुश हो रही है, रोमांच किस चीज़ का, वो कोई खुश तो है नहीं, संकोच का भी नहीं है। तो मार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है, यानी चीज़ें उसके लिए, अच्छी चीज़ें भी जब विपरीत अर्थ दे रही हैं, शीतलता भी जब उष्णता दे रही है, तो इस भाव में मार्मिक स्थिति का वर्णन है। आगे आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो धैर्यपूर्वक बैठिएगा क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सन्निहित। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी की काव्य पंक्तियां हैं, उनकी कविता से ली हुई हैं। दो उनकी प्रमुख रचना है, मिलन जो कि 1917 में लिखी गई है, पथिक जो कि 1920 में लिखी गई है। मिलन और पथिक, पथिक अधिकतर पूछी जाती है इनकी, अच्छे से याद कर लीजिएगा आप। और इसका रचना काल भी सुमेलित करने वाले में भी, क्रमबद्ध वालों में भी पूछी जाती है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। नाटक जारी है, काव्य संग्रह के रचयिता हैं लीलाधर जगूड़ी। आग और राग का कवि दिनकर को कहा जाता है। इनकी रेणुका है, हुंकार है। यदि उस तरीके की आप कृतियाँ पढ़ते हैं तो रश्मि रथी है तो आग का कवि कहेंगे, लेकिन उर्वशी पढ़कर आप इन्हें राग का, प्रेम का कवि कहेंगे। आगे देखते हैं, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास मैला आंचल जो कि 1954 में उन्होंने लिखा था, उसके पात्र हैं विश्वनाथ प्रसाद, जो कि उपन्यास के अंतर्गत तहसीलदार की भूमिका में है। और पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है मैला आंचल में। अधिकतर जो फणीश्वर नाथ रेणु के हैं वो बिहार के पूर्णिया जिले का ही अधिकतर उनके उपन्यासों में वर्णन है, चाहे प्रतिपर कथा हो अथवा मैला आंचल। आगे देखते हैं, बाल वयसंधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? तो अज्ञे का उपन्यास है शेखर एक जीवनी, बेहतरीन उपन्यास है बाल मनोविज्ञान के लिए। तो उसका वर्णन हुआ है, 2 भागों में इसको प्रकाशित किया, 1940 में प्रथम भाग और द्वितीय भाग 1944 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं गंगा प्रसाद विमल। इन्होंने अकहानी आंदोलन चलाया था, जिसके अंतर्गत पिता कहानी ज्ञान रंजन की हम पढ़ चुके हैं चैनल पे। महीप सिंह ने चलाया था सचेतन कहानी आंदोलन। विस्तार से आप जानना चाहें कि नई कहानी आंदोलन धारा क्या है, सचेतन कहानी क्या है, कहानी क्या है, तो ये सब के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे अलग से, तो आप वहाँ पे इनको देख सकते हैं। आगे देखते हैं, कौन सा नाटक प्रेमचंद्र का है? तो करबला 1928 में प्रेमचंद ने लिखा था। अन्य प्रमुख नाटक है इनके संग्राम 1922 में और प्रेम की वेदी। ये 3 ही इनके प्रमुख नाटक हैं, बाकी इनके उपन्यास और कहानियाँ अधिक हैं। तीनों याद कर लीजिए। अब की बार करबला पूछा, हो सकता है अगली बार प्रेम की वेदी या संग्राम पूछ ले। अब बाकी के देख लेते हैं कि किसने कौन सा लिखा है। तो जय पराजय के हैं उपेंद्र नाथ अश्क। रुपया तो मैं कहा गया भगवती चरण वर्मा। और कृष्णार्जुन युद्ध ये माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है 1918 में, ये भी प्रमुख है। तो देखिए, इस ऑप्शन के साथ साथ परीक्षा का जो पेपर आपको सॉल्व करना, पुराने पेपर यदि आप सॉल्व कर रहे हैं, तो तरीका यह है कि सही उत्तर के अलावा आप जो गलत उत्तर हैं उन पर भी चर्चा करते हुए चलें, व्याख्यात तरीके से पढ़ें। इसीलिए एक पेपर के 50 प्रश्न भी यदि आप ढंग से करते हैं तो कम से कम 1 घंटा आपको लग जाता है। हालांकि हम वीडियो को इतना लंबा नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से। तो नाथ संप्रदाय इन्होंने लिखा है, मैंने आपको शुरू में बता दिया था। साहित्य का मर्म भी लिखा है और लालित्य मीमांसा भी लिखा है। रस मीमांसा अगर हो जाए तो चलिए इस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो इन्होंने नहीं लिखा प्रबंध प्रभाकर, क्योंकि प्रबंध प्रभाकर लिखा है बाबू गुलाब राय ने। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रगतिवादी शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं रामविलास शर्मा ने इस शीर्षक से 1946 में लिखी है, और इसी शीर्षक से शिव कुमार मिश्र ने 1966 में भी लिखी है पुस्तक। इसलिए यूजीसी ने इस प्रश्न को गलत मान लिया और दोनों को ही बराबर अंक, मतलब सभी स्टूडेंट्स को बोनस अंक दिया था। आगे देखते हैं, तृतीयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्यक्तिपत्तिर्भ्यासः। यह कथन किस आचार्य का है? तो यह रुद्रट का है। रुद्रट का ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार। ठीक है, और एक मम्मट का ग्रंथ आप रट लीजिए, काव्य प्रकाश मम्मट, मम्मट प्रकाश, प्रकाश मम्मट, मम्मट प्रकाश, प्रकाश मम्मट, आप इसको रट लीजिएगा परीक्षा में। ये मम्मट आपको जरूर मिलेंगे प्रश्न पत्र में। ठीक है, रट लीजिए। अब कैसे आप इसकी ट्रिक बनाओगे क्या, वो सब चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगी, क्योंकि वीडियो आज वैसे ही लंबा होने वाला है। तो जल्दी से देखते हैं। भामह और रुद्रट दोनों के ग्रंथ हैं काव्य अलंकार, काव्य अलंकार। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। भामह रुद्रट दोनों के ग्रंथ कौन से? काव्य अलंकार। मम्मट का है काव्य प्रकाश, और जयदेव के 2 हैं चंद्रालोक और गीत गोविंद।
और लक्षण ग्रंथ इनका चंद्रालोक है। आप इस ये जिस तरीके के ग्रंथ हैं उस हिसाब से आप चंद्रालोक याद कर लीजिए। गीत गोविंद तो इनकी प्रसिद्ध कृति है ही। आगे देखते हैं वक्रोक्ति का भेद कौन सा नहीं है। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? कुंतक थे। तो वक्रोक्ति का भेद, उक्ति विन्यास वक्रता, ये कोई वक्रोक्ति का भेद नहीं है। वक्रोक्ति के 6 भेद बताएं कुंतक ने, कौन कौन से? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता और पद पर वक्रता है ना। पूर्वार्ध यानी पहले वाली और परवार्ध यानी उसके बाद के वाली। प्रकरण वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रबंध वक्रता। तो 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, वर्ण विन्यास हो गया। तो उक्ति विन्यास में कोई वक्रता की उन्होंने बात नहीं की है। तो 6 बताएं इन्होंने। अब ये जन्म काल के जो क्रम वाले प्रश्न हैं इनके लिए अलग से वीडियो आपको मिल ही जाएगा आजकल में, तो उसके लिए आप चिंतित ना हो। इस तरीके से ये याद नहीं हो सकते। कैसे याद कर रहे हैं उसमें वो भी बताएंगे आपको और अच्छे से उसको करेंगे हम। जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। विजय सिंह सूरी का ग्रंथ है रेवंतगिरी रास। ये जो प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ देखिए 2015 से लेके और 2019 तक के जो पेपर हैं वो आपको 2 से 3 बार परीक्षा से पहले कर लेने, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट के तौर पर आप लगाएं, लेकिन ये आपको याद होने चाहिए प्रत्येक प्रश्न अच्छे से। बाकी 2005 से लेके और जो 14 तक के हैं वो आप मतलब 1 से 2 बार देख लोगे तो अच्छा बात है, लेकिन 15 से लेके 19 वाले आपको याद होने ही चाहिए अगर आप ये 2020 वाली परीक्षा में बैठ रहे हो। तो आइए शुरू करते हैं। विजय सेन सूरी का ग्रंथ है रेवंतगिरी रास। नरपति नाल का है विसलदेव रास और शालिभद्र सूरी का है भरतेश्वरी बाहुबली रास और आसगु कवि की है चंदनवाला रास और योगचर्या लिखा है डोम्भेपान ने। ठीक है, वैसे इसमें देखिए नेट वालों की ये विशेषता है कि अगर 1 से 2 भी अगर आपको या राइटर याद है ना तो ये सुमेलित करने वाले में बाकी अपने आप निकल आते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करते। ये 1 भी अगर याद होती है तो कभी कभी तो 1 से ही निकल जाता है। सही उत्तर। श्री संप्रदाय की स्थापना करी थी रामानुजाचार्य ने। इनका दर्शन कौन सा था? विशिष्टाद्वैत। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय की करी थी मध्वाचार्य ने। इनका दर्शन कौन सा है? द्वैताद्वैत। हम पढ़े आए हैं पिछले प्रश्न पत्रों में, तो इतना तो अब हमें याद हो ही गया है। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक हैं विष्णु स्वामी और सनकादि संप्रदाय के हैं निम्बार्काचार्य और बल्लवाचार्य ने शुद्धाद्वैत की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। चंडी चरित्र हम सभी जानते हैं गोविंद सिंह की प्रसिद्ध कृति है। द्रोण पर्व संग्राम सार कुलपति मिश्र की है और सुजान चरित है सूदन की और हिम्मत बहादुर बरदावली ये पद्माकर की है, क्योंकि पद्माकर इन हिम्मत बहादुर के यहाँ पर दरबारी रहते थे। ठीक है, तो हिम्मत बहादुर बिरदावली पद्माकर की है। अब बचे राम सिंह, तो राम सिंह की है पाहुड़ दोहा। अच्छे से याद कर लीजिएगा, गलती की संभावना अब नहीं है और इतना समय मुझे नहीं लगता कि अब बचा है कि हम बार बार इन प्रश्न पत्रों को देखें। तो आज की तारीख में जब आप ये प्रश्न पत्र पढ़ने बैठे तो साथ के साथ इसको 2 बार अच्छे से देख लीजिएगा और पूरे वीडियो को देखते हुए यदि कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रही है तो वीडियो को रोकिए वहीं पे और अच्छे से उस प्रश्न को देख लीजिए। इसीलिए मैं आपको देखिए ये भी दिखाती हूँ ताकि आप इसको समझ लें। ठीक है, देखिए मैं यही हूँ और यदि परीक्षा में पुराने प्रश्न पत्र में से अत्यधिक प्रश्न रिपीट होंगे जब मैं आपको वो सॉल्व करवाऊँगी, अभी जो सितंबर में पेपर हो रहा है, तो मैं तो आपको बता ही दूँगी। ठीक है, मैं ये सिद्ध कर दूंगी आपको उस पेपर में कि पुराने प्रश्न पत्रों में से कितने रिपीट हुए हैं। लेकिन आप लोग भी यदि बार बार कहने पर भी यदि पढ़कर नहीं जा रहे हैं पुराने प्रश्न पत्रों को तो देखिए आपको पछताना पड़ेगा। फिर आप मुझसे कुछ नहीं कह सकते कि मैंने आपको बताया नहीं था। यदि आप मेरी बात मान रहे हो तो पुराने प्रश्न पत्र जरूर करिए, भले ही आपका पूरा सिलेबस छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुराने प्रश्न पत्र जरूर कीजिएगा। पुराने प्रश्न पत्रों के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, कवर हो जाता है। ठीक है, बाकी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेक कीजिएगा जो भी आपका छूट रहा हो। प्रेम वाटिका रसखान की है, कवित रत्नाकर सेनापति की है, रस रतन पुहकर कवि की और तिलक शतक मुबारक का है। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके। प्रेम वाटिका और कवित रत्नाकर को हम बार बार पिछली परीक्षाओं में पढ़ते आए। अब बचा रस रतन, तो रस रतन कौन है? पुहकर कवि जो है वो रस रतन है। और तिलक किसके किया जाएगा? तो मुबारक, जब किसी का तिलक होता है, तिलक समारोह में जाते हो आप तो क्या कहते? तिलक तक, ये तिलक तक है जो भी है ये। तो जब किसी के तिलक समारोह में जाते हो तो आप उसको मुबारकबाद देते हो ना, भाई किसी की सगाई होती है तभी तो कहते हैं ना तिलक समारोह, तो क्या देते हो? मुबारकबाद देते हो।
आगे ये कादिर से संबंधित भी प्रश्न हम पुराने प्रश्न पत्र में कर आए हैं कि उर्दू की जो पहली रचना थी और ये वो सब दक्षिणी भाषा में लिखी, वो सारी चीज़ें देखो हम करके आ गए। इसको यहाँ पे क्लियर नहीं करूँगी, पुराने प्रश्न पत्र आप लोग साथ साथ करते जा रहे होंगे। बनवेला रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उत्तरा रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। परिक्रमा रचना है महादेवी वर्मा की। और चित्राधार है जयशंकर प्रसाद की। रामनरेश त्रिपाठी की मैंने आपको अभी बताई थी, मिलन और पथिक। दोबारा देख लेते हैं। चित्राधार रिपीट हुई है, उत्तरा भी रिपीट हुई है, लेकिन बनवेला और परिक्रमा पहली बार पूछी गई है। दोबारा से देखते हैं। बनवेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो निराली बेल लग रही थी वन में क्या हो रहा था, निराली तरीके की बेल लग रही थी जो हमें बहुत अच्छी लगी। उत्तरा है सुमित्रा नंदन पंत की, है ना, सुमित्रा नंदन पंत की। वैसे तो सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को कहते हैं और उनकी पत्नी कौन थी, उर्मिला, जिसका विरह वर्णन हमने पढ़ा है साकेत में, लेकिन ये उत्तरा है। उत्तरा तो अभिमन्यु की पत्नी थी, चलिए छोड़िए, उस तरीके से नहीं लगेगा। बाकी उर्मिला, उत्तरा, सुमित्रा नंदन की, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण हुए, तो बस इस तरीके से लगा लीजिएगा, उत्तरा की जगह उर्मिला करके। परिक्रमा है महादेवी वर्मा की, ठीक है। तो महादेवी के मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं आप, चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं ना, तो वही है। और चित्राधार है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। धार होती है ना, शंकर होते हैं ना भगवान, उनके पे उसकी गंगा की धार तो होती है ना, तो वो चित्र सहित तो होता है। चित्र की तो धारा देखते हैं जब शंकर भगवान की जो मूर्ति लगी होती है हमारे घर में, जो तस्वीर होती है, उसमें क्या होता है, क्या होता है, धारा किस में, चित्र में ही तो हम धारा को देखते हैं, असली में तो पानी बहता नहीं है, बस धारा का चित्र ही तो देखते हैं। शंकर भगवान के सिर पे जो गंगा लगी होती है उसकी धार का चित्र ही तो देखते हैं। इस तरीके से लगा लीजिएगा अगर याद नहीं हो रहे हो। जैसा कि मैंने कहा कि अब समय बहुत कम है, बस यहीं पे समझना है और यहीं पे याद करना है। फिर भी कोई कमेंट आपका हो तो ज़रूर, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जल्दी से देखते हैं। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। अब मधु की बात कौन करते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी तो करते हैं मधु की बात, है ना। तो मधुवाला, मधुशाला, मधु कलश इन्हीं की रचना है। आगे देखते हैं। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं। यह मंदिर का दीप से नीरव जलने दो, महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं। जयदेवपुरी पात्र है झूठा सच का। चंद्रमाधव पात्र है नदी के द्वीप का। फूल बाबू पात्र है बलचनामा का। और निर्गुणिया पात्र है नाच्यो बहुत गोपाल का। देख लेते हैं। बलचनामा के रचयिता हैं नागार्जुन, पढ़ के आए हम पुराने प्रश्न पत्रों में। झूठा सच के हैं यशपाल। नाच्यो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर की रचना है। नदी के द्वीप अज्ञे की है। और सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती के। ये सारे के सारे हम पुराने प्रश्न पत्रों में पढ़ के आए, तो गलत नहीं होना चाहिए भैया, चाहे इसका लेखक पूछ ले चाहे इसके पात्र पूछ ले। ये निर्गुणिया का नाच्यो बहुत गोपाल का पात्र है निर्गुणिया, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। लाइक कर दीजिएगा, लाइक किए बिना नहीं जाइएगा आप, है ना। आनंदी पात्र है कौन सी कहानी का, बड़े घर की बेटी का। दीनदयाल पात्र है जुलूस कहानी का। डॉक्टर जयपाल पात्र है मूठ कहानी का। और शंकर पात्र है सवा शेर कहानी का। अब बची कहानी मंत्र, तो इसका प्रमुख पात्र है भगत। और ये सभी कहानियाँ प्रेमचंद जी की हैं। आगे देखते हैं। चंद्रावली, देखिए ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की विषय वस्तु क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है। पिछली बार भी हम करके आए हैं प्रश्न पत्रों में, दोबारा पूछ लिया। चंद्रावली एक नाटक है, इनका मौलिक नाटक है। विशस्य विश्वासधम, यह एक भाण है ना। एक घूंट, यह इनकी एकांकी। और करुणालय इनका गीति नाट्य है। अब प्रहसन कौन सा है, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, यह प्रहसन है। और भारत दुर्दशा, वह एक लास्य रूपक है, या उसको रास काव्य या लास्य रूपक या इसी तरीके से अभिहित करते हैं, इसी तरीके के नामों से, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। हमारा अभिनव गुप्त ने लिखा था ध्वन्यालोक लोचन। राजशेखर का ग्रंथ है काव्य मीमांसा। महिम भट्ट का है व्यक्ति विवेक। और भोजराज का है सरस्वती कंठाभरण। ये आचार्यों के हैं, संस्कृत वाले जो आचार्य हैं उनके ये जो ग्रंथ है। और काव्य प्रकाश मम्मट का है, ठीक है। मैंने आपको कहा था काव्य प्रकाश को आप ज़रूर याद रखिएगा, ये मम्मट का है। याद नहीं हो रहा है तो वीडियो को रोक के याद कर लीजिएगा, लेकिन इनको याद ज़रूर कर लीजिएगा। दोबारा देख लेते हैं एक बार। अभिनव गुप्त ध्वन्यालोक लोचन, राजशेखर काव्य मीमांसा, महिम भट्ट व्यक्ति विवेक। और भोजराज का है सरस्वती कंठाभरण।
स्थापना और तर्क के प्रश्नों की प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, आप वहाँ पे इनको चेक करेंगे। और गद्यांश मैं आपको बता दूं कि इसका गद्यांश जो है वो रामचंद्र शुक्ल के निबंध उत्साह से पूछा गया है। और ये सारे निबंध अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, रामचंद्र शुक्ल के निबंध वहाँ मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो ये हमारा सेकंड पेपर हो गया। अब हम अपना तृतीय पेपर आज हल करेंगे, जल्दी से शुरू कर देते हैं। और देखिए ये निबंध जितने भी गद्यांश जो भी पूछे जा रहे हैं ना, रामचंद्र शुक्ल के निबंधों से ही पूछे जा रहे हैं। आपके ऑनलाइन पेपर में भी जो गद्यांश आ रहे हैं वो रामचंद्र शुक्ल के निबंधों से ही आ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि फिर आप लोगों के प्रश्न होते हैं कि स्थापना और तर्क वाले कैसे सॉल्व करें, गद्यांश की तैयारी कैसे करें, तो इसीलिए पूरे निबंध समझा चुकी हूँ मैं चैनल पे। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए वो जानते होंगे, और जो नहीं है वो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं थर्ड पेपर का प्रथम प्रश्न हमारा क्या है आज का। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है, तो इसका सही उत्तर होगा सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। तो ये जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से प्रचलित हुआ था, सिद्धों की एक परंपरा चली थी, ठीक है, तो उसमें था ये महामुद्रा वगैरह, ये पंचमकार की साधना कहते थे, उसके अंतर्गत ये आता था आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन। सरहपा थे, एक सिद्ध थे जिन्होंने दोहा कोश की रचना करी थी, तो उन्होंने 5 मुद्राएं मतलब बताई थी, धर्म मुद्रा, कर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये 3 मुद्राएं उन्होंने बताई थी। सॉरी 5 नहीं, ये 3 मुद्राएं उन्होंने बताई थी ज्ञान प्राप्ति के लिए। महामुद्रा, ये महामुद्रा अलग से, कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, महामुद्रा, तो ये चार मुद्राएं इन्होंने बताई थी। सॉरी ये ना 3 है ना 5 है, सही उत्तर है 4, क्योंकि एक हो गई कर्म मुद्रा, एक धर्म मुद्रा, एक ज्ञान मुद्रा और एक महामुद्रा थी। 4 मुद्राएं बताई थी उन्होंने, है ना। इस पर चर्चा करेंगे बाद में कभी। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण कथन है, तो यह कथन है शुक्ल जी का। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का कथन है। विठलनाथ ने बल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? तो इन्होंने युगलोपासना पूजा पद्धति का समावेश किया, यानी कि राधा और कृष्ण दोनों की एक साथ पूजा। सचिव वैद गुरु तीन ज्यों विप्र बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। तो सुंदरकांड की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये, है ना। ये विभीषण के कथन है ये। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्र का है छंदों का अजायब घर। अब अगर आपसे पूछ ले फुटकर कवित्वों का संग्रह रामचंद्र का को किसने कहा है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी आप उत्तर लगा दीजिएगा। और छंदों का अजायब घर आपसे पूछे तो लगा दीजिएगा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। रीति मुक्त कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? स्वानुभूति और स्वच्छंदता। रीति मुक्त कवि कौन कौन से? आनंद, गदानंद, बोधा, है ना, ये सब रीति मुक्त है। और स्वानुभूति और स्वच्छंदता इनके काव्य की विशेषता है। जल्दी से देख लेते हैं आगे का प्रश्न। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। इस सवैया में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो ये प्रताप शाही की जो रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी, उसमें से लिया हुआ इनका सवैया है। अब प्रश्न हमने पढ़ लिया कि हमें नायिका की सखी का भाव देखना है कौन सा है। अब इस पद को पढ़ते हैं। सीख सिखाई न मानत है बर ही बस संग सखिन के आवे, खेलत खेल नए जल में बिना काम वृथाकत जाम बितावे। छोड़ के साथ सहेलिन को रही के कही कौन सवाद ही पावे, कौन परी यह बानी अरिनित नीर बरी गगरी ढर कावे। तो इसमें उपालंब यानी व्यंग का भाव प्रकट हुआ है। अब आपको यदि रचना पता है व्यंग्यार्थ कौमुदी, तो भी आप लगा लेंगे कि व्यंग उपालंब व्यंग एक ही बात है, उल्हाना, है ना, तो लगा लेंगे। और ये जो रचना नीचे वाली लाइन है कौन परी यह बानी अरिनित, तो ये बार बार अलग से भी पूछी जाती है। तो सही उत्तर है प्रताप शाही। पूरा लिख दिया है मैंने ताकि आपको याद रहे। उपालंब का भाव है। घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में लाल लाल कुहरा, कुहर में सामने रखता लोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। मुक्तिबोध की किस कविता से है? तो अंधेरे में, ठीक है, अंतराल विवर के तम में, अंधेरे में। ऊपर देखा ही रखा है यहाँ पे तम है, तम का मतलब ही एक तरीके अंधकार और ये होता है। नहीं भी पता है तो कविता मुक्तिबोध की पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से आपको व्याख्या की है। आगे देखते हैं। प्रियमवद निम्नलिखित में से किस कविता का पात्र है? तो असाध्य वीणा का है। शुरुआत में लिखा हुआ है प्रियमवद केशकम्बली, और ये भी हम पढ़ चुके हैं चैनल पे। ब्रह्मराक्षस भी हम पढ़ चुके हैं। कामायनी भी शायद पेपर से पहले हम पढ़ ही लेंगे। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है
कौन सा है? मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है 1935। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है 1935। 1936 में लिखी थी मधुबाला और 1937 में लिखी थी मधु कलश। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो कि हरिऔध की रचना है, सभी जानते हैं। और कामाध्यात्म की समस्या किस रचना में उठाई गई है? तो उर्वशी जो है, कभी कभी बोलते बोलते एकदम से गला सूख जाता है ना, थोड़ा सा पानी पीते हैं फिर पढ़ाते हैं। उर्वशी रचना है दिनकर की और इसी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी और पुरुरवा की कथा है, इसमें काम और आध्यात्म के विषय में चर्चा की गई है। आत्मजयी है कुंवर नारायण की, संशय की एक रात है नरेश मेहता की, कनुप्रिया है धर्मवीर भारती की। आगे देखते हैं आगे प्रश्न क्या है। काव्य पंक्तियों के रचनाकार पूछे हैं। क्षत्रिय उठो अब तो कुयुष की कलिमा मेट दो, निज देश की जीवन सहित तन मन और धन की भेंट दो। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार क्या है कलेश का। तो ये नीचे वाली पंक्तियां अलग से भी हम पुराने पेपर में करे आए हैं, तो आसानी से ये ना भी याद हो तो इन दो पंक्तियों को हम पुराने प्रश्न पत्र में करके आए हैं। तो ये मैत्री शरण गुप्त की हैं। और एक और है, ऐसी सी ही, कंफ्यूज ना हो इसीलिए बता देती हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदन विदेश चले जाती है अति ख्वारी। तो ये इस तरीके की जो पंक्तियाँ हैं वह भारतेंदु की हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बताते हैं। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो ये है आगे की। देखिए, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को क्या कहा था? बैठे ठाले का धंधा कहा था। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा था। फ़ोन निकल के स्टैंड में से भागा जा रहा है ना, वीडियो लंबा हो रहा है ना, तो फ़ोन को भी परेशानी हो रही है। अब इस फ़ोन को पता नहीं है कि हम लोगों की परीक्षाएं हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब तो चलता ही रहता है। तो उसी क्रम में इन्होंने अज्ञे ने ये बात कही थी। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वैश्या नहीं हैं, इसलिए नई कविता खलनायिकाओं से शून्य है। कहानी के संबंध में ये कथन है कमलेश्वर का। नई कहानी के संबंध में यदि मैं बात करूँ तो कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश तीनों की तिकड़ी प्रसिद्ध थी। नई कहानी आंदोलन धारा को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये कथन मिल जाएगा, मैंने आपको करवाया है चैनल पे। आगे बढ़ते हैं। सिख अलमदारी को खाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यवादी साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो ये जो भीष्म साहनी का उपन्यास है मैया दास की माड़ी, उसमें हुआ है सिख अलमदारी का। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, ये 1962 में महादेवी वर्मा ने लिखा है। कौन सी रचना जीवनी नहीं है? तो मेरी पत्नी और भेड़िया, ये आत्मकथा है डॉक्टर धर्मवीर की। पिछले प्रश्न पत्र में हम पढ़ के आए, तो गलती की संभावना नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर है मेरी पत्नी और भेड़िया, एक आत्मकथा है, 2000 या 2004 में लिखी हुई है ये डॉक्टर धर्मवीर की। बाकी सब जीवनी हो सकती है। कलम का मजदूर लिखा है मदन गोपाल ने। कलम का सिपाही लिखा है अमृत राय ने। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी द्वारा लिखी हुई है, जो कि उनकी पत्नी थी। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? परती। इसका सही उत्तर है जुलूस। सही उत्तर क्या है इसका? जुलूस, है ना। तो प्रतिपद कथा नहीं, जुलूस में भी पूर्णिया जिले का वर्णन है और मैलांचल में भी पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन है। आगे देखते हैं। अतएव दो बालुकास्फूर्त कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत वाहिनी का स्रोत विश्वसनीय कर रहना आवश्यक है। चंद्रगुप्त नाटक में किस पात्र का ये कथन है? तो ये चाणक्य का कथन है। और महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, यह भी चाणक्य का कथन है और पूछा हुआ कथन है। मनुष्य को सही करने से पहले मैं उसकी भाषा को सुधारने का पक्षपाती हूँ, यह भी कथन चाणक्य का है। बार बार पूछे जाते हैं, है ना, तो इसलिए बता दिया है। और एक और है कि वो है ना, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। चारों पांचों कथन बार बार पूछे जाते हैं चाणक्य के, ध्यान रखिएगा, बता दिए हैं मैंने। आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के नाटक 8वां सर्ग में आया है। रस सूत्र विभावा अनुभावा विविचारी संयोगा दृष्ट निष्पत्ति किस ग्रंथ से लिया गया? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से यह लिया गया है। जहाँ बिन कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। कौन सा रस का अवयव नहीं है? तो भाव कोई अवयव नहीं है। भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव रस के अवयव होते हैं, भाव कोई अवयव नहीं होता। विभावना का बहुत ही सुंदर उदाहरण है बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना।
रामचरितमानस का उदाहरण है ये। और कौन सा काव्य गुण नहीं है? तो श्लेष है, माधुर्य है, समाधि है, शक्ति कोई गुण नहीं होता। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए आवश्यक है। शुक्ल जी का कथन है यह। अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय? 26 अध्याय हैं। और मार्क्सवाद सिद्धांत के अनुसार अनुकूल कथन कौन सा नहीं है? तो देखिए, ये साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य और तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे, ये मार्क्सवाद सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। मार्क्सवादी दर्शन का अनिवार्य घटक है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंध उसके उत्पादन संबंधों पर आधारित होते हैं। समाजवाद और साम्यवाद में आर्थिक तथा सामाजिक परिपक्वता में अंतर होता है। तीनों कथन मार्क्सवाद के अनुकूल हैं, लेकिन यह कथन कि साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे, ये मार्क्सवाद के विपरीत है। आगे देखते हैं, उत्तर आधुनिकता से नहीं है किसका संबंध? तो रेमंड विलियम्स का नहीं है, जॉक देरिदा, डैनियल बेल और रोला वार्थ का है, रेमंड विलियम्स का नहीं है। पीर भरो जिय धीर धरे नहीं, कैसे रहें जल जाल के बांधे। पंक्तियों में स्त्री की किस मन स्थिति का संकेत किया गया? तो दुख के अतिरेक का वर्णन किया गया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया? तो उत्तरकांड में किया है। आगे देखते हैं, स्नेह निर्जर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है अणिमा, वहाँ से ली हुई पंक्तियाँ हैं, बार बार पूछी गई हैं, पुराने प्रश्न पत्र में भी सुमेलित करने वाले में पूछा गया है। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किससे ली गई है? तो आत्मजयी जो कुंवर नारायण की है उसकी ली गई है, कठोपनिषद से विषय वस्तु ली गई है। नचिकेता का प्रसंग है उसमें, और इनकी दूसरी प्रसिद्ध है वज्रश्वा के बहाने, जो कि एक खंड काव्य, वो भी वासशवा के बहाने एक खंड काव्य, जो भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक है श्रीलाल शुक्ल, जो 1957 में लिखा हुआ है। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में है? तो मानस के द्वंद्व। देखिए, काम और आध्यात्म का उर्वशी में है और काम और राम का मानस का हंस में है। कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक रहने ही नहीं देती। यह कथन है आधे अधूरे नाटक की बड़ी लड़की का, ये संवाद है। और ये नाटक पूरा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, छोटा सा नाटक है, नहीं पढ़ा हो तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, पढ़ लीजिएगा। मोहन राकेश का है। कारवां किसका एकांकी संग्रह? तो भुवनेश्वर प्रसाद का प्रमुख एकांकी संग्रह है कारवां। और प्रकाशन वाले कर्मबद्ध वाले बहुत से प्रश्न इसमें पूछे गए, ये भी छोड़ देते हैं। और ये स्थापना और तर्क वाले भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आपको मैं करवा चुकी हूँ, ये भी छोड़ देती हूँ। आगे बढ़ जाते हैं। राघव चेतन पात्र है पद्मावत का। श्रीदामा पात्र है सूरसागर का। शबरी पात्र है रामचरितमानस की। और चंदा पात्र है चंदायन का। वैराग्य संदीपनी ये लिखी है तुलसीदास जी ने। विरह मंजरी ये लिखी है नंददास ने। इंद्रावती लिखी है नूर मोहम्मद ने। और बिरहा सिंह देवचरित लिखी है केशवदास ने। ठीक है, तो ये हो गए, इनके सुमेलित हो गए। अब आगे देख लेते हैं, जल्दी से बढ़ जाते हैं आगे। मधुमालती मंजन करती हैं रास पंचाध्यायी नंददास, भक्ति प्रताप, चतुर्भुजदास और प्रेम वाटिका रसखान की, ये सब भी हम करके आए हैं। मिलन यामिनी किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की होनी चाहिए, जी बिल्कुल सही है, मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन। दिल्ली रामधारी सिंह दिनकर। सागर मुद्रा अज्ञे की है और इतने पास अपने शमशेर बहादुर सिंह की है। और रघुवीर सहाय की कौन सी है? आत्महत्या के विरुद्ध। दोबारा से देख लेते हैं। मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन, दिल्ली रामधारी सिंह दिनकर, सागर मुद्रा अज्ञे की और इतने पास अपने, यह है शमशेर बहादुर सिंह की। आगे देख लेते हैं। लाला मदन मोहन पात्र है परीक्षा गुरु का। नाहर सिंह पात्र है नूतन ब्रह्मचारी का। और लाला भगवान दास पात्र है बामा शिक्षक का। और वासुदेव शास्त्री पात्र है भाग्यवती का। अच्छे से देखिएगा। विष्णु प्रभाकर का नाटक है युग युग क्रांति। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है दशरथ नंदन। और लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है सूर्यमुख। और भीष्म साहनी का नाटक है रंग दे बसंती। मैं आपको बार बार कह चुकी हूँ कि भीष्म साहनी के नाटक उपन्यास सभी याद होने चाहिए। रचनाकार वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, याद कर लीजिएगा। दंडी का ग्रंथ है काव्यादर्श। उद्भट का ग्रंथ है काव्य अलंकार सार संग्रह। मम्मट का ग्रंथ है अलंकार सर्वस्व। और पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ है रसगंगाधर। शास्त्रीदेव फर्नांडिस, इनकी जो कृति है वो है चौथे नंबर की, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। जॉर्ज लुकाच की है स्टडीज़ इन यूरोपियन रियलिज्म। एलन टेट की है टेंशन इन पोइट्री। एंड हावर्ड फर्स्ट की है लिटरेचर एंड रियलिटी। आगे देख लेते हैं।
तू गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। तू गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही निकल रही है उनसे आह, ताक रहे सब तेरी राह। तो यह मैथिली शरण गुप्त की। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अवशेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। तो ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। और अरुण अधरों का पल्लव प्रात मोतियों साहिलता हिमरास। तो ये सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध पंक्तियां। आगे देख लेते हैं। चंद्रगुप्त का पात्र कथन है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। दंडायन का कथन है, भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। कार्नेलिया का जो कथन है वह है, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। और चाणक्य का है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। और ये 5 दिसंबर 2019 के पेपर में रिपीट हुआ था। इसी के साथ हमने दूसरा तीसरा प्रश्न पत्र दोनों हल कर लिए हैं नवंबर 2017 वाले। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो भी कोई आपकी बात हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं 2018 के पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।